Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. Myself Dr. Shupra Garg. And I know I was MIA from YouTube from past 2 weeks और उसके पीछे रीजन है मेरा पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन दैट इज गैस्ट्राइटिस। इसके बारे में मैं अपनी पूरी जर्नी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या मुझे सिम्टम्स आए थे और कैसे मैंने इसका ट्रीटमेंट किया। पर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम घर पर रह के अपनी इम्यूनिटी को चेक कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। इस बारे में हर कोई जानना चाहता है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे चेक कर सकते हैं, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहली चीज, इम्यूनिटी को चेक करने के लिए आयुर्वेद सिर्फ 2 ही तरीके मानता है, एक है रोगी का बल और एक है रोग का बल। रोगी का बल होता है जिसको वो डिजीज अफेक्ट कर रही है, यानी कि हमारा बल, जो कि हम 10 टेस्ट से चेक कर सकते हैं कि हमारा बल क्या है। अब हम बात करते हैं रोग के बल की, यानी कि डिजीज की स्ट्रेंथ क्या है। जैसा कि आपको पता है कि कॉमन कोल्ड, कफ या फिर फीवर, ये ऐसी डिजीजेस हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, यानी कि ये आपकी मोर्टेलिटी रेट को इतना नहीं बढ़ाएगी कि आपकी डेथ हो जाए। बट अगर हम बात करें कोविड की, तो कोविड में हमने देखा कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है और पिछले साल इसकी क्या स्ट्रेंथ थी और इस बार इसकी क्या स्ट्रेंथ है, यानी कि जो रोग का बल है वो बहुत ज्यादा है। तो हम चेक करते हैं कि हमारा यानी कि रोगी का बल हम कैसे इन 10 परीक्षाओं द्वारा चेक कर सकते हैं। तो ये हैं ऐसी 10 परीक्षाएं जिसके द्वारा हम अपना बल चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति होती है हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 तरीके की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। तो आप कैसे असेस कर सकते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है। सबसे पहली चीज, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपके घुटनों में से, जोड़ों में से आवाज आती है, आपका बॉडी रूखा रहता है, तो यानी कि आपकी प्रकृति वात प्रकृति है। अगर हम बात करें पित्त प्रकृति की, तो जिनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बुखार रहता है, शरीर में जलन रहती है, चक्कर आते हैं और उसके साथ ही खाना खाने के बाद पेट में जलन होती है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में बर्निंग सेंसेशन होती है, तो वो सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे पित्त प्रकृति के। और कफ प्रकृति होता है जब आपको बॉडी में भारीपन लगता है, आपको लगता है कि आपको बहुत आलस आ रहा है, खाना खाने के बाद नींद आ रही है, बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ फील करती है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कफ प्रकृति के। आपने सुना होगा डायबिटीज एंड डायबिटीज, ये एक हाईलाइट बना हुआ है कोविड टाइम में कि अगर डायबिटीज है तो ये मत करो, अगर डायबिटीज है तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन झेलो, अगर डायबिटीज है तो यहां मत जाओ, ये मत खाओ। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि डायबिटीज यानी कि प्रमेह आयुर्वेद में एक संतर्पण जन्य विकार है, यानी कि ये कफ से होता है। इसमें कफ की वजह से ये जो हमारा डायबिटीज होता है ये होता है और ये हमारी बॉडी के 10 धातुओं को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। दूसरी चीज, आपने ये भी सुना होगा कि इसको तो हमेशा से एलर्जिक रिस्पॉन्स रहता था, इसको तो हमेशा से खांसी रहती थी, इसको तो अस्थमा की दिक्कत है। इन लोगों को कोविड ने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम जो है ये कफ दोष की वजह से है। आप अपने आसपास भी देखेंगे कि जिन भी लोगों के अंदर कफ प्रकृति की प्रेडोमिनेंस है, उन लोगों को कोविड ने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है, इवन उनके लंग्स को 50% डैमेज भी किया है। अब आपने दूसरी चीज सुनी होगी, काढ़ा और काढ़ा, जो कि एक अलग हाईलाइट बना हुआ है कोविड टाइम में। और एंड में तो यह तक कह दिया था कि काढ़े को इतना ज्यादा कंज्यूम भी मत करो क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इससे प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, क्या हमने इस बात पे कभी ध्यान दिया है? वो है हमारी ईटिंग हैबिट्स। जो भी खाएंगे वो मसालेदार, खट्टा और स्पाइसी और क्षारीय द्रव्य खाएंगे, जिससे हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो पाचन है वो ढंग से नहीं हो पाता, या फिर भोजन के बाद हमारे को जो है वो जलन रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, यानी कि रिगर्जिटेशन होता है हमारा एसिड का। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, हम पित्त प्रकृति होते हैं। और आज के टाइम में ऐसे खान पान से सबने अपनी प्रकृति को पित्त बना रखा है और पित्त प्रकृति में जो काढ़ा होता है वो उसको और ज्यादा बढ़ा देता है, अनलेस एंड अनटिल हम उसको उसके सही अनुपान के साथ नहीं लें। यानी कि अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आपको काढ़ा लेना है तो मेक श्योर आप उसके अंदर गुड़ या फिर मधु मिलाकर, यानी कि शहद मिलाकर ही उस काढ़े का कंजम्पशन करें। अब दूसरी चीज होती है जिससे हम अपनी बॉडी को असेस कर सकते हैं, वो होती है विकृति, यानी कि विकार, यानी कि हमारा वात, पित्त और कफ, ये जो हमारी प्रकृतियां होती हैं, जब ये बिल्कुल नॉर्मल बैलेंस में रहती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज नहीं होती। लेकिन जब ये कुपित हो जाती हैं, ये अपने स्थान से बाहर निकल जाती हैं या फिर ये कुपित हो जाती हैं, तब हम इनको कहते हैं कि अब हमारी बॉडी के अंदर डिजीज हो गया है, यानी कि विकृति हो गई है। तो आप असेस कर लीजिए कि आपको जॉइंट डिसऑर्डर्स है, आपको कफ की प्रॉब्लम है, आपको पित्त की प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आपको जो है उस दोष की विकृति है।
तीसरी चीज जिससे आप चेक कर सकते हैं वो होता है हमारी बॉडी का सार। सार यानी कि आपने सुना होगा कि इसके तो फेस पे हमेशा ग्लो रहता है, इसकी तो हड्डियां मजबूत है, इसकी तो आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी है। इससे ये पता चलता है कि उसका बॉडी का सार कैसा है। तो जिनके बॉडी के अंदर, जिनके फेस पे ग्लो रहता है, जिनके फेस पे एक अलग ही चार्म रहता है, उसका हम कहते हैं कि इसका त्वचा का जो सार है वो कितना अच्छा है। जिसका हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है, जिसको ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कहते हैं उसका रक्त सार कितना अच्छा है। जिसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है उसको हम कहते हैं उसका मज्जा सार, या फिर आप कह सकते हो कि उसकी अस्थियां कितनी अच्छी हैं, कितनी ज्यादा हेल्दी हैं, जिसको कभी दर्द नहीं होता चलने में, जो भाग दौड़ सकता है उसको कभी हड्डियों में दर्द नहीं होता, उनका अस्थि सार कितना अच्छा है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर किस चीज की प्रिडोमिनेंस है और आपकी बॉडी के अंदर कौन सी चीज जो है वो कम है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर सार कम है। जैसे कि अगर आपको जॉइंट डिसऑर्डर है तो आपका अस्थि सार, मज्जा सार कम है। अगर आपको कोई हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर है तो यानी कि आपका रक्त सार कम है। अगर आपका फेस पे हमेशा ब्लैकिश डिस्कलरेशन रहती है, आपका जो है त्वचा पे वो ग्लो नहीं है, यानी कि आपका त्वचा सार कम है। तो इन सब चीजों से आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी का सार क्या है। चौथी चीज वो होता है सहनन। सहनन मतलब होता है हमारी बॉडी का प्रोपोर्शन। तो हमारी बॉडी जो है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा 3 तरीके की बॉडीज होती है, एक होती है लीन, एक होती है मीडियम और एक होती है जो ओबीज होते हैं। तो लीन वाले जो होते हैं वो ओवरऑल लीन होते हैं। जो मीडियम होते हैं उनमें आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऊपर से मोटे होते हैं और हाफ पार्ट उनके पैर पतले होते हैं, और कुछ लोग ऊपर से पतले होते हैं उनके पैर मोटे होते हैं। तो ये बॉडी जो होती है वो डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी मानी जाती है। अगर हम बात करें ओबीज की या फिर ऐसा कोई पर्सन जो ऊपर से भी मोटा है और नीचे से भी मोटा है, तो वो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है जितना कि ऐसी बॉडी जो डिस्प्रोपोर्शनेट है, ऊपर से पतली या मोटी है। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खा रहे हैं वो सही प्रोपोर्शन में नहीं लग रहा। उसके बाद हम बात करते हैं 5वीं चीज जो कि होती है प्रमाण की। प्रमाण मतलब कि हमारी बॉडी की लंबाई कितनी है, हमारे हाथों की लंबाई कितनी है, हमारे पैरों की लंबाई कितनी है, हमारी पीठ की लंबाई कितनी है, ये घुटनों की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, जैसे जहां पे भी हमारे जॉइंट्स होते हैं इन सबकी लंबाई, गोलाई, चौड़ाई कितनी है, ये सब चीजें हम प्रमाण से जानते हैं। इस प्रमाण से हमें क्या दिक्कत आती है, आपने देखा कुछ लोगों को योगा आसनास करने में दिक्कत आती है। कुछ लोगों के पैर लंबे होते हैं, हाथ छोटे होते हैं, तो उन्हें पाद हस्तासन करते हैं तो वो अपने हाथों से पैरों को टच नहीं कर पाते। बहुत सारे आसनास होते हैं जिनको करने में उन्हें प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि उनकी बॉडी का जो प्रमाण है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो चुका है। तो इन सबको हम इवेंचुअली ठीक तो नहीं कर सकते, बट हाँ विद प्रैक्टिस अगर हम बचपन से ही योगा और इन सब में ध्यान देते हैं तो हमारी बॉडी का जो प्रोपोर्शन होता है वो हमारा सही तरीके से ग्रो करता है। आपने देखा होगा कि जो बास्केटबॉल खेलते हैं उनकी टांगे और उनकी हाइट कितनी लंबी होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो चीज को, वो स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया है, जिससे उनका प्रमाण जो है, जो उनकी बॉडी का प्रोपोर्शन है वो उसी हिसाब से सेट हुआ है। छठी चीज होती है सातवें यानी कि हमारी बॉडी को हमारे कौन से फूड हैबिट्स ने अडेप्ट कर लिया है। आपको पता होगा कुछ लोग जो हैं वो चावल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं, चावल से होने वाली दिक्कत उनको नहीं होती। कुछ लोग शाटी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ लोग नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, उनको नहीं होती। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं, आपका क्या खान पान है, आप कैसे जो है उस खान पान से अपने आप को, अपनी बॉडी को आपने अडेप्ट कर लिया है। लेकिन आपका जो साथ में है, आपकी जो फूड हैबिट तभी अच्छी मानी जाती है जब आप हर तरीके का खाना खाते हैं। करेला भी खाते हैं, लौकी भी खाते हैं, मीठी चीजें भी खाते हैं, नमकीन भी खाते हैं। यानी कि जो हमारे 6 रस आयुर्वेद में बताए गए हैं, ये वाले 6 रस, इन सबका आप कंजम्पशन करते हैं। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनको मीठा पसंद है तो मीठा ही खाए जा रहे हैं, जिनको खट्टा पसंद है तो खट्टा ही खा रहे हैं, तीखा पसंद है तो स्पाइसी फूड ही खा रहे हैं, यानी कि वो जो है वो सारी चीजों का कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। जबकि जो सारी चीजें खा रहे हैं उनकी बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है। अब हम नेक्स्ट चीज बात करते हैं, वो होती है सत्व परीक्षा। सत्व आप रिलेट कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ से, और आपको पता होगा कोविड टाइम में मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंस रखी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे करके आए हैं, उसके बाद भी वो पॉजिटिव है, वो एंथुजियास्टिक है, उनको कोविड ने इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर नहीं किया है। इस चीज पे भी हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि हम मेंटली कितने ज्यादा स्टेबल हैं, हम मेंटली कितना अच्छा सोचते हैं और कितना गलत। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी अच्छा कभी बुरा, ये भी चलता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ही सैड मूड में रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, उनको कोई एनर्जी नहीं होती अपने लाइफ में। तो उन लोगों को कहा जाता है कि उनकी मेंटल हेल्थ जो होती है उतनी स्टेबल नहीं होती, जो इवेंचुअली उनकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। मेक श्योर कि मेंटल हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की फिजिकल हेल्थ। उसके बाद 8वां पॉइंट होता है हमारा आहार शक्ति, यानी कि डाइजेशन प्रोसेस। याद रखना कि 70% इम्यूनिटी जो है वो हमें हमारे अच्छे डाइजेशन से मिलती है। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, यानी कि आपका सार ठीक नहीं है, आपका सात्म्य ठीक नहीं है, आपका प्रमाण ठीक नहीं है, और यहाँ तक कि आपकी मेंटल हेल्थ यानी कि आपका सत्व भी ठीक नहीं रहेगा। 9th होता है हमारा व्यायाम शक्ति, जिसको हम कहते हैं हमारे फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क में एक अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है।
अगर आप रात को एक अच्छी नींद नहीं लेते हो तो सुबह की एक अच्छी शुरुआत नहीं होती, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन जो होता है वो लेजीनेस में चला जाता है। तो एक अच्छी नींद, उसके साथ ही आप आधा घंटा अपने डे टाइम में से निकालते हैं, जैसे कि आपके लिए खाना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नहाना इंपॉर्टेंट है, उतना ही टाइम यानी कि हाफ एन आवर आप से 1 आवर तक आप मिनिमम अपने लिए डेली योगा और एक्सरसाइज के लिए भी जरूर निकालें, वॉक के लिए निकालें, मेडिटेशन करें, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो अंदर से इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी अच्छी हो जाती है कि वो आपको तब रियलाइज होगा ऐसे टाइम में जहां पे आप कोविड जैसी बीमारियों से झेल रहे हैं। अपने आसपास नजर घुमाकर जरूर देखिएगा कि किन लोगों को कोविड ने ज्यादा इफेक्ट किया है और किन लोगों को कम। जो फिजिकली एक्टिव रहे हैं, जिनकी लंग्स कैपेसिटी अच्छी है, जो अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं काफी टाइम तक, उनको कोविड ने बहुत ही लीस्ट अमाउंट में इफेक्ट किया है। बहुत ही जल्दी उनकी बहुत ही फास्ट रिकवरी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट है वय, यानी कि हमारी एज। हमारी एज भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमारी इम्यूनिटी पे। हमारी यंग एज होती है तो हम एंथुजियास्टिक होते हैं, हम हेल्दी होते हैं, हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, स्कूल जाते हैं, हमारा एक शेड्यूल बना रहता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है और हमारी जो उस टाइम पे धातुएं होती हैं वो उस टाइम पे पुष्ट हो रही होती हैं, हमारी इम्यूनिटी भी उस टाइम अच्छी होती है। जो मीडियम एज वाले होते हैं उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके हिसाब से उनकी इम्यूनिटी होती है। कुछ लोगों को 30 साल की उम्र से ही डायबिटीज होने लग जाता है, कुछ लोगों को 60 साल की उम्र में जाके होता है। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। और तीसरी, जो कि आपको पता है कि कोविड ने थर्ड जनरेशन को जो है कोविड ने ज्यादा इफेक्ट किया है, वो क्यों किया है? क्योंकि थर्ड जनरेशन में जाके हमारी धातुएं जो होती है वो नेचुरली अपने आप घटने लग जाती हैं। जो कि मैंने आपको बताया था सार, वो सार हमारी बॉडी का हमारी एज के बाद कम होने लग जाता है। उसके साथ साथ हमारी धातुएं कम होने लग जाती हैं, हमारी बॉडी के अंदर वात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन सारे रीजंस की वजह से जो थर्ड जनरेशन होती है उस टाइम पे जो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है वो बाकी जनरेशन के हिसाब से कम होती है। तो क्या इन सब बातों से आपको एक बार भी ऐसा लगा कि आप इम्यूनिटी को 1-2 दिन में बढ़ा सकते हैं या फिर 1-2 दिन में घटा सकते हैं? ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इम्यूनिटी जो होती है वो हमारे पूरे लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है। हमने कैसा अपना खान पान रखा है, कैसा हमने अपना विहार यानी कि हमारा फिजिकल वर्क रखा है, मेंटल हेल्थ हमारी कैसी है, इन सबका ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो होती है वो होती है हमारी इम्यूनिटी। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि क्या फूड हैबिट जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक जो होता है हमारी फर्मेंटेड चीजों में बहुत ज्यादा होता है, जैसे इडली में, कांची में, इनमें बहुत ज्यादा होता है। तो प्रोबायोटिक जो होता है वो दही में भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। उसके अलावा अगर आपका डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही वीक रहता है, स्लो रहता है, तो आप ऊपर से ओरली भी एक्स्ट्रा प्रोबायोटिक के टैबलेट्स कंज्यूम कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। उसके बाद सेकंड चीज आती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। इसमें आलमंड्स, वॉलनट्स और फ्लेक्स सीड्स आते हैं। उसके अलावा हेम्प सीड्स और पंपकिन सीड्स और भी बहुत सारे सीड्स होते हैं, बट सबसे ज्यादा फ्लेक्स सीड्स के अंदर हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो आज के टाइम में, समर के टाइम में बहुत सारे लोग ड्रिंक्स और शेक्स बनाकर पीते हैं, तो मेक श्योर कि आप उसके अंदर ½ टेबल स्पून फ्लेक्स सीड्स डालकर आप उसका कंजम्पशन करें, तो वो एक आपकी हेल्दी ड्रिंक में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरी चीज जो होती है, आपका जो 100% मील रहता है उसमें अगर आप 50% मील अपना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को देंगे और बाकी 50% मील अपनी ग्रेन्स को देंगे, तो वो ज्यादा हेल्दी होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो हमारी गट की फ्लोरा को बहुत अच्छा रखते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि 70% इम्यूनिटी हमें अपने गट से ही मिलती है, तो वो हमारी गट को हेल्दी रखता है, प्रोबायोटिक से फुल रखता है, एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है, और विटामिन सी वाले फ्रूट्स जो है वो ज्यादा कंज्यूम करें। इससे आपको जो होता है वो हमारी गट की जो हेल्थ होती है वो बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा विहार यानी कि फिजिकल वर्क। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि आपको अपना स्लीप पैटर्न अच्छा रखना है और फिजिकल एक्सरसाइजेस जरूर करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को चेक कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और उसको कंसिस्टेंट भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स क्या रहे और कैसे मैंने उसे डील किया। वो मैं सारी अपनी जर्नी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। सो दैट्स इट फॉर माई टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम प्लानिंग टू कम लाइव आफ्टर हिटिंग 500 सब्सक्राइबर्स। तो मेक श्योर कि आप जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स कर दे बाय सब्सक्राइबिंग एंड क्लिक द बेल बटन so you get notified every time I upload a new video. So see you guys in my next video. Bye.